बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर। बीजेपी में विधायकों से 1-to-1 चर्चा, जिला संगठन के साथ मंथन। कांग्रेस में महिला विंग की मीटिंग। एसटी वर्ग के बाद एससी नेताओं की भी होगी बैठक। बीजेपी और कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। उपचुनाव के बाद ये बैठकों का दूसरा दौर है। कोई कह रहा है बीजेपी रिव्यू में जुटी है, तो कोई कह रहा है कांग्रेस अपनी कमजोर नब्ज टटोल रही है। बंसल न्यूज ने भी बैठकों की टोह लेने की कोशिश की। 24 नवंबर को 6 संभाग के विधायकों की बैठक थी, तो 25 नवंबर को जिला अध्यक्षों की बैठक तो हुई ही, 4 संभाग के विधायकों को भी 1-to-1 चर्चा के लिए बुलाया गया। पदाधिकारियों की बैठक है। संगठन के कार्य विस्तार, काम का सुदृढ़ीकरण, जन्म शताब्दी वर्ष है, तो कई प्रकार के हमारे जो अभियान है उनकी तैयारी प्रारंभ हो गई। अभी क्या जिलाध्यक्षों के साथ भी बैठक? जिलाध्यक्षों के साथ बैठेंगे, जिले के प्रभारियों के साथ बैठेंगे। कल हम लोगों के संभाग की बैठक थी और बैठक में कुछ बिंदु जानकारी की दृष्टि से दिए गए थे। उसमें हम देखें तो कोरोना के समय हमने अपने क्षेत्र में किस तरह से काम किया, हमारा कार्यालय कैसा चलता है, कार्यकर्ताओं से हमारा संपर्क कैसा है, कितने समय में संपर्क होता है, हमारे प्रवास के कार्यक्रम है, हमारे क्षेत्र में जो सोशल मीडिया है उस सोशल मीडिया में हमारी क्या भूमिका है, किस तरह से हम उसको कर रहे हैं। ये कल का कार्यक्रम का मुख्य विषय था और आगे की दृष्टि से जो आवश्यक टिप्स हैं वो हमारे नेतृत्व ने हम लोगों को दिए। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस धारणा को लेकर हम संगठन को मजबूत करने के लिए नीचे तक जाएंगे और 10-10 दिन का जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिलाध्यक्ष के स्तर के हों, चाहे प्रदेश पदाधिकारी हों, हमें हर व्यक्ति को, हर पदाधिकारी को 10-10 दिन तक 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक हमें एक एक बूथ में जाकर रहना है। वहाँ पर कार्य विस्तार की योजना करना है, एक एक बूथ से प्रभारी से संपर्क करना है, बूथ अध्यक्ष से बात करना है और बूथ में संगठन के कार्य को मजबूत करना है, पार्टी को आगे बढ़ाने में सहयोग करना है। उधर कांग्रेस में 26 नवंबर को एससी विभाग की बैठक होनी है, लेकिन इससे पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं। 23 नवंबर को पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने महिला कांग्रेस के साथ बैठक की थी। 24 नवंबर को आदिवासी वर्ग के पदाधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग हुई और अब एससी विभाग की बैठक होने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार जिस तरीके से अनुसूचित जाति वर्ग के हक हकूक़ को छीन रही है, उसके साथ लगातार जुल्म जातियाँ कर रही है और कट्टरपंथीता के आधार पर गुमराह करने के लिए जो षड्यंत्र रच रही है, इन सब षड्यंत्रकारी नीतियों के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक संविधान दिवस के अवसर पर माननीय कमलनाथ जी की अगुवाई में हमने प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में आयोजित की है, जिसमें इस सरकार की खिलाफ जिस तरीके से हमारे ऊपर हो रहे जुल्म जातियाँ हैं, एक मसौदा तैयार किया जाएगा। उस मसौदे के आधार पर मध्य प्रदेश भर में कूच किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो दोनों ही दल आगे की रणनीति पर मंथन में जुट गए हैं। बीजेपी अगर अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में जुटी है, तो कांग्रेस अपने संगठन सुधार की ओर है। आने वाले दिनों में सदन से सड़क तक कांग्रेस के प्रदर्शनों में इजाफा भी हो सकता है। कुल मिलाकर टारगेट चुनाव ही है, चाहे वो स्थानीय निकाय चुनाव हो या फिर 2023 के विधानसभा चुनाव। घमासान इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि कमलनाथ एमपी में रहने की बात बार बार दोहरा चुके हैं और मीटिंग पर मीटिंग ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी कांग्रेस का रिव्यू। रिव्यू एक बड़ी ज़बरदस्त प्रक्रिया है, क्योंकि रिव्यू आपको ताकतवर ही नहीं बनाता, बल्कि आपकी ताकत और आपकी कमज़ोरी का एक बैलेंस्ड एनालिसिस, एक संतुलित विश्लेषण भी आपके सामने प्रस्तुत करता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, वो हमेशा अपने को गफलत से दूर रखने की कोशिश करती है और शिखर पर बैठकर भी कोशिश तो यही होती है। हालांकि शिखर पर जब आप बैठते हैं तो रिव्यू का तरीका भी बहुत बदल जाता है, क्योंकि प्रशंसा इतनी हो चुकती है कि उसके बीच में निंदक नियरे राखिए वाली प्रक्रिया कई बार एक औपचारिकता सी भी बनती दिखती है। हालांकि बीजेपी के पास कुछ ऐसे भी सहयोगी और उसके विचारजन्य पितृतुल्य संगठन हैं जो उसे सही मार्ग की तरफ बढ़ाने के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा संकेत किस तरफ है।
तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए उसकी पराजय ही उसके लिए सबसे बड़ा मूल्यांकन का कारण है, क्योंकि ये पार्टी अब एक तरह से, जिससे आप कहते हैं कि अगर आपका प्रतिद्वंद्वी घायल हो जाए तो वो और ज़्यादा प्रतिद्वंद्वितापूर्ण व्यवहार के साथ अगली बार युद्ध के मैदान में, चुनाव के मैदान में उतरता है। और कांग्रेस के साथ ये स्थिति रही कि लब तक आया प्याला, जो लब से लगा ही नहीं, पेय पदार्थ भी आपने ग्रहण किया लेकिन वो प्याला छलका, और छलका ऐसा कि आपका सब कुछ लुट गया। तो कांग्रेस की भी कोशिश ये है, कमलनाथ जी कुछ वैसे ही मुखिया की तरह हैं जो अपनी पुरानी चोट को सहलाते हुए फिर शिखर की तरफ चढ़ने का प्रयास पूरी ताकत से कर रहे हैं। अब कौन कामयाब होता है कौन नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी दोनों ही दल विश्लेषण कर रहे हैं, अपनी रैंक एंड फाइल को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी चूक बरतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में अब ठीक 2 वर्ष बचे हैं, 3 वर्ष का समय निकल चुका है। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के युवा नेता, प्रवक्ता और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी, उनका बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस के सीनियर लीडर, सेवा दल के पूर्व मध्य प्रदेश के अध्यक्ष योगेश यादव जी हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही सीधे बीजेपी कार्यालय से जुड़ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर मनोज सैनी, जो निरंतर इन बैठकों पर निगाह बनाए हुए हैं, उनका भी स्वागत। और पहली टिप्पणी मनोज की ही हम लेते हैं, किस तरह की ये दिन भर की प्रक्रिया रही। मनोज, किस तरह आप देखते हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर आपकी निगाह रहती है लेकिन अभी आप बीजेपी में हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो बैठकों का दौर है दोनों ही पार्टियों में? एक छोटी टिप्पणी पहले बीजेपी से। जी मनोज जी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी में ही हूं और सुबह से लगातार, बल्कि कल से मैराथन बैठकें चल रही है और जो दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि 26 को भी कल बैठक रहेगी, क्योंकि कल कार्य समिति की बैठक होना है। उसके बाद बीएल संतोष, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब इतने पदाधिकारी यहाँ हैं तो कसावट की तरफ बीजेपी का पूरा ध्यान है। और आज भी जब बैठक हुई है तो बैठक से अंदर खानों की जो खबरें हैं, ये तो वो खबरें हैं जो दिखाई देती कि कैसे बूथ को मजबूत करना है या कहाँ आपको जाना है, किस तरह से विस्तार करना है अपने संगठन को। लेकिन शरद जी, अंदर की खबरें यही है कि संगठन बहुत अलग तरह से काम कर रहा है। चाहे प्रकाश जी की बात करें, मुरलीधर राव की बात करें, जब थोड़ी देर पहले जिलाध्यक्ष और बाकी जो प्रदेश पदाधिकारी थे उनके साथ बैठक हुई है तो 2 टूक उनसे कहा गया कि 2 दिन के भीतर जहां जहां कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई है, जिन्होंने अपने कार्यकारिणी का विस्तार नहीं किया है, वो 2 दिन के भीतर कर दे, नहीं तो आपके ऊपर किसी और को बिठा दिया जाएगा। तो सीधे तौर पर संकेत दिए गए हैं, ताकीद किया गया है और समझाइश भी दी गई। लेकिन इस समझाइश से ये बात जाहिर हो रही है कि बिल्कुल कहीं कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है संगठन, चाहे वो सत्ता के लोगों से हो या संगठन के जो अन्य पदाधिकारी उनसे। तो सीधे तौर पर उनको तैयारी के लिए कहा गया है। और सबसे बड़ी बात, जो हमेशा बूथ की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही है, वही दिखाई दे रहा। थोड़ी देर पहले एक तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही थी भारतीय जनता पार्टी में। यही कांग्रेस बीजेपी में थोड़ा सा एक अलग अंतर दिखाई देता है कि तमाम मंत्री इस इंतजार में बैठे हैं कि कब उनका नंबर आएगा, लेकिन वो बाहर बैठे। यानी जब आप बीजेपी में पहुंचते हैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह आप बन जाते, चाहे मंत्री हो या फिर कोई संगठन के पदाधिकारी हो। तो वही यहाँ दिखाई दे रहा। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बैठकें चल रहा है। ये बैठकों का दौर 29 तारीख तक चलता रहेगा, जब बीएल संतोष भी यहाँ पहुंचेंगे। 28 तारीख को उनका कार्यक्रम भी आ गया है, तो लगातार ये चलेगा। लेकिन 23 की तैयारी कैसे होगी वो यहाँ नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। और हालांकि इन बैठकों से कोई संबंध नहीं है, एक संघ की जो पारंपरिक बैठकों का दौर होता है उसी के तहत मोहन भागवत जी भी ग्वालियर आने वाले हैं एक दिन बाद। अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए उनका आना, इस मायने में कि एक संयोग है कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, उसके पहले संघ प्रमुख का भी एक पारंपरिक कार्यक्रम को लेकर ग्वालियर दौरा हो गया है। जो वाद्य यंत्र होते हैं उससे जुड़ा एक कार्यक्रम है ग्वालियर में। तो महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपने काफ़ी बढ़िया ब्रीफ हमको दिया। यानी बीजेपी अब एक ऐसी, माफ़ कीजिएगा मैं कॉरपोरेट शब्द का उपयोग कर रहा हूं, हालांकि ये कमलनाथ जी के लिए होता है, लेकिन बीजेपी ने भी संगठन को अब एक ऐसी शक्ति में बदलने की कोशिश की है। जैसे आप कॉरपोरेट सेक्टर में टारगेट देते हैं कि 10% वोट बढ़ाइए, कोशिश करिए, 2 दिन में नियुक्ति करिए, नहीं तो ये कोई मतलब नहीं है, फिर हम दूसरे एक्शन की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप निरंतर निगाह बनाकर रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। संदीप जी, बिना किसी औपचारिकता के आपकी तरफ बीजेपी का ये रुख, कांग्रेस का इसकी तुलना में हमेशा से ही नरम रुख रहा है, लेकिन 2 पार्टियों का अंतर है, आप किस तरह देखते हैं?
पहली टिप्पणी आपकी बीजेपी पर, कांग्रेस की भी बैठ के। जी देखिए शरद जी, 2023 के चुनाव की तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने दमोह उपचुनाव और उसके बाद हुए 4 उपचुनाव से बहुत कुछ सीखा है। वो ये जान रही है कि उसने जो चुनाव जीते हैं वो कितने संघर्ष के बाद जीते हैं। कहीं ना कहीं उस तक ये भी फीडबैक है पहले से कि जनता में वो रुझान जिस तरह की वो अपेक्षा कर रहे थे उस तरह का नजर नहीं आया। जीत हार तो हो सकती है वोटों के अंतर से, लेकिन बीजेपी को पूरी ताकत लगानी पड़ी इन चुनाव में। अब आगे की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि वो विधानसभा के चुनाव से पहले पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हैं। ये वो चुनाव है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक माहौल बनाएंगे कि अगला चुनाव कौन जीतेगा। तो बीजेपी इस चीज को मान के चल रही है कि हमें पंचायत और नगरीय चुनाव की में भी जीत हर दर्ज करनी है। यही कारण है कि संगठन के तमाम बड़े नेता भोपाल में आ रहे हैं और बैठकें कर रहे हैं, साथ ही फीडबैक लेने के साथ उन्हें निर्देश भी दे रहे हैं। ये तैयारी 2023 की तो है, लेकिन उससे पहले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की बिल्कुल, और तैयारी 2024 की भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश उन हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स में से है। क्योंकि जैसा आप और हम सब जानते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने में, केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ, इस हिंदी भाषी राज्यों की और हिंदी हार्टलैंड की ये 200 से अधिक सीटें बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा की रोल अदा करती हैं। तो मध्य प्रदेश की तरफ तवज्जो का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो ग्रिप है जो 2018 में बहुत नज़दीकी मुकाबले में बदली थी, उसको इस बार फिर कोशिश है बीजेपी की कि उसको पूरी तरह से नियंत्रण में रखकर अपने पक्ष में ले आए। डॉक्टर वाजपेयी। देखिए सर जी, बहुत सारी बातें तो आपने और मनोज जी ने कही दी है, और हमारे यहाँ देखिए मैं इसको एक स्कीमेटिक रूप में आपके सामने रखूँगा कि हमारे यहाँ ये तय है कि कार्य समितियाँ का हर 3 महीने में होना है, और स्वाभाविक है कि उस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं। तो जब आपको उस कैलेंडर को फॉलो करना है तो उसका एजेंडा सेट करना है। तो कार्य समिति की बैठक के पहले पदाधिकारियों की बैठक, पदाधिकारियों की बैठक के पहले और कोई महत्वपूर्ण बैठक यदि आप करना चाहते हैं तो, और बिल्कुल आपने ठीक समझा भाई, 2018 का चुनाव शरद जी हम हार गए, तो स्वाभाविक है कि हमको तैयारियां तो करनी होंगी, और संगठन की कसावट करना किस लिए करना, इस कसावट को लेकर हमको बूथ पर जाना है शरद जी। तो नेचुरली बूथ पर जाने की टीम तो ठीक हो जाए। तो मुझे लगता है इसको हम इस बार लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहते। हम अपने कार्यकर्ताओं को जानकारियों से और संसाधनों से हर प्रकार से सुसज्जित करना चाहते हैं, किस लिए कि हम जनता के बीच पार्टी का मैसेज लेकर जा सकें, क्योंकि वो हम जाएंगे तब। देखिए, चुनाव होता है जनता का समर्थन जुटाना शरद जी। हम कितनी अच्छी तैयारी कर लें, लेकिन यदि हम जनता के बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपने देखा हम जैसे 4-5 सीटें पिछली बार हमको दिक्कत हुई, तो हमें लगता है कि हम उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके, खास तौर से जहां पर हमको लगता है 18 में हम पहुंचने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि हमको 2.5 लाख मत तो अधिक मिले, कांग्रेस से ज़्यादा मिले, लेकिन शायद कोई कहीं ना कहीं बूथों पर, तो ऐसे बूथों पर रचना करके पहुंचना। और अब पन्ना समिति, पन्ना प्रभारी से भी आगे बढ़कर यदि हम कुछ कर सकते हैं तो उस पर संगठन की कसावट तय करना। और 26 के बाद शरद जी 27 से हमारा ये कार्यक्रम क्रियान्वयन की तरफ बढ़ जाएगा। और पब्लिक के बीच रहो साहब, जनता के बीच रहो, किसी भी रूप में रहो, तो आपको फीडबैक भी मिलता है, आपको समझ में भी आता है, आप अपना मैसेज भी कह पाते हो, तो सारी बातें होती है। और यही तो लोकतंत्र की खुसूसियत है साहब। तो हम लोग तो एक कार्यकर्ता के रूप में इसी को जीना चाहते हैं साहब, और जनता के बीच रहना चाहते हैं। बाकी कांग्रेस का योगेश जी बताएंगे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल योगेश जी, जो डॉक्टर वाजपेयी की बात है उससे एक निष्कर्ष जो मैं निकाल पा रहा हूँ वो ये है कि बीजेपी ये मान रही है कि ये जीत जो मिली उसको हारने के बाद 2018 में, ये जीत नहीं है। वो उसको यही मान रही है कि हमें वहीं से शुरुआत करनी है 2018 में, और उससे ही सबक लेना है। क्योंकि जीत कई बार गफलत में डालती है, जैसा शायद आपके साथ भी हुआ, कांग्रेस के साथ हुआ, कि आपने उस जीत को तो ग्रहण किया, लेकिन जीत के साथ जो चुनौतियां थी शायद उनको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। तो जो आपकी अंतर्निहित खामियां थी उसकी वजह से सरकार गिरी और बीजेपी को उसका फ़ायदा हुआ। अब सीखने के लिए दोनों पार्टियों के पास गजब का इस बार कहना चाहिए कि कंटेंट है। एक पार्टी जो 2018 का चुनाव नहीं जीत पाती है वो फिर सत्ता में आती है क्योंकि प्रतिद्वंदी पार्टी मौका देती है, और एक पार्टी जो 2018 में जीतती है वो फिर विपक्ष में बैठी है। तो बहुत कुछ सीखने के लिए इट इज़ अप टू बीजेपी एंड कांग्रेस पर है ये कि वो कितना सीखते हैं। तो आपके यहाँ भी सीखना और सीखना। जी शरद जी, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ
कि कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद भी विपक्ष में बैठ रही है। हम चुनाव जीते हैं तो इस बात का हमें दम्भ नहीं रहा कि हमने सत्तारूढ़ हो गए, और इस बात का अब जिसको हम कह सकते हैं कि कोई हमारे अंदर कोई गुमान भी नहीं या तकलीफ भी नहीं हमारे अंदर कि हम चुनाव हार गए, क्योंकि उसको यदि देखा जाए तो एक अकस्मात धोखा कहेंगे। और राजनीति में, प्रजातंत्र में इस तरीके की नई प्रारंभिक जो शुरुआत हुई है उसका स्वागत किया जाना चाहिए और सबक तो लेना चाहिए। जहां तक कांग्रेस की मीटिंग के एजेंडे होते हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस उन बिंदुओं पर चल रही है जहां मध्य प्रदेश सरकार उन जगह असफलताओं के झंडे गाड़ रही है। चाहे हमारा आदिवासी सम्मेलन हो, संभागीय स्तर का सम्मेलन हो या प्रादेशिक स्तर का सम्मेलन हो, हम आदिवासियों की उन समस्याओं को फोकस कर रहे हैं। चाहे शिवपुरी की घटना हो, चाहे खरगोन की हो, बालाघाट की हो, शहडोल की हो, धार की हो, झाबुआ की हो, जोबट की घटना है, जिस तरीके से आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उनको फोकस करके हम उनको संगठित करके उनको आवाज देना चाहते हैं, आवाज बनना चाहते हैं, और आवाज की एकाग्रता बनकर क्रियान्वित किया जाना चाहिए। किस तरीके से फील्ड में काम किया जाना चाहिए, ये आदिवासी सम्मेलन का मुख्य एजेंडा रहा। महिला सम्मेलन हमारा जो हुआ परसों के दिन, तो उसका भी मुख्य कारण यही था कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अब तो इंदौर और भोपाल जैसे महानगरों में महिलाओं पर जो अत्याचार वो ऐसी जगह हो रही है कि जहां आने वाले समय में कमिश्नर प्रणाली लागू होने वाली है, वहां पर जिस तरीके से महिलाओं की चयन के घटनाओं से लेकर बहुत सारी जो घटनाएं हो रही हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। और ये इतना कॉमन हो गया है कि अब आप के लिए ये तय करना मुश्किल है कि वो अपराधी पकड़ा जाएगा अथवा नहीं पकड़ा जाएगा। कमिश्नर प्रणाली पर अब क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में दर्ज है कि क्या होगा। उसके अलावा महिला अत्याचार, महिला के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ प्रताड़ना, महिलाओं के साथ एक दोयम दर्जे का व्यवहार, ये मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे। शरद जी, हाँ बोलिए, आप बोल लीजिए, फिर मैं सवाल रखता हूँ जी। तीसरी बात यह है कि हमारा मुद्दा जो है एससी का जो 26 तारीख का एजेंडा है, उसमें जानते हैं कि आज दलित और हरिजन अत्याचार से मध्य प्रदेश का जो शासन किस तरीके से बेलगाम हो चुका है, और हरिजन, दलित, पिछड़ा वर्ग अपने आप को कितना आशा है। तो कांग्रेस का एजेंडा यही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो वादे किए थे, जो नारे दिए थे, उनके विपरीत जो कार्य कर रहा है, तो कांग्रेस का मूल एजेंडा ये है। दिसंबर के माह हम यूथ कांग्रेस पर जाएंगे, चलिए ये आपका पूरा कार्यक्रम है जी, पूरा ये युवक कांग्रेस का हमारा एजेंडा इस बात का रहेगा कि आपने बेरोजगारों को वादे किए थे, आपने बेरोजगारों के बारे में कहा था कि हम इतने रोजगार प्रदान करेंगे। आप जाएंगे, मध्य प्रदेश, बहुत अच्छी बात है, बहुत इसके लिए आपको शुभकामनाएं। डॉक्टर वाजपेयी कुछ ऐड करें, फिर मैं संदीप जी की तरफ चलूंगा जी। सर देखिए, दर्शक बहुत बुद्धिमान होता है। आपके प्रश्न से वो ये जानना चाहता था कि भाई कांग्रेस उसके लिए क्या कर रही है और संगठन को लेकर क्या तैयारी कर रही है। तो मुझे नहीं लगता शायद कुछ होगी, इसलिए शायद वो बता भी नहीं पाए। और इसलिए देखिए, इन्होंने लगभग 2-3 हज़ार इनके वो थे पदाधिकारी जो इन्होंने साल भर हो गया मेरे ख्याल से होने आ रहा होगा, हटा दिए। उसके बाद की आज तक संगठन गठन की व्यवस्था नहीं हुई है। तो जो संगठन गठित ही नहीं हुआ है वो जनता के बीच कैसे जाएगा, वर्सेस बीजेपी जो हर 3 महीने में न केवल गठित है बल्कि कार्य समितियां भी कर रही है, कार्यक्रम भी ले रही है। ये विषय है आज का। बाकी तो ठीक है, हम लोग चर्चा करेंगे। योगेश जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी, बहुत जल्दी, क्विक रिएक्शन आपका। मैं समझता हूँ डॉक्टर वाजपेयी इस पूरे डिबेट के एजेंडे को ही नहीं समझ पाए। भाई, हम 3 महीने में मीटिंग करके अगली मीटिंग की तारीख नहीं, वाजपेयी साहब आप सुनिएगा प्लीज। अगली तारीख की एजेंडा की आप क्या है, अगला एजेंडा क्या है कि अगली तारीख को कब मीटिंग होगी। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस का संगठन क्या गठन हो गया गठित है, आपकी जानकारी में नहीं होगा कि कांग्रेस का संगठन नहीं है। चलिए कांग्रेस के पदाधिकारी है, कांग्रेस के मोर्चा संगठन के पदाधिकारी। दोनों की तरफ हमारा एजेंडा उस तरीके का नहीं होता कि आप आज आपने एक मीटिंग की, अब आप 3 महीने बाद वापस क्विक राउंड हमारे पास बुनियादी मुद्दे होते हैं, बुनियादी आधार रहता है। आप लोग जरूर बताइएगा कि 2200 पदाधिकारी हटाए थे, क्या गठित हुए? पार्टी पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाह रहा था। आपका एजेंडा आप ही को मुबारक रहे, आप मीटिंग पर मीटिंग करते रहिए, लेकिन आपने कांग्रेस पर टिप्पणी की, इसलिए मैं बता रहा हूँ सर, आप 2200 आपने हटाए, सिलसिलेवार बिंदुओं पर चलिए जो मुद्दे होना चाहिए। मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? आपके पास गरीबी के लिए क्या मुद्दा है? आपके लिए कानून का क्या मुद्दा है? आपके पास, आपके लिए मध्य प्रदेश जानना चाहता है क्या संगठन का गठन हो गया है और जनता कांग्रेस का? संदीप जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। शरद जी के शब्द को मैं वापस सहमत हूँ। वो कहते हैं कारपोरेट नाराज हो गए सर। मैं आता हूँ संदीप, मैं आता हूँ योगेश जी, आता हूँ आपकी तरफ। संदीप जी, मुझे ये बताइए कि दोनों ही पार्टियां इस समय अपनी सांगठनिक क्षमता में
वृद्धि के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को रिगेन करने के लिए और मजबूत करने के लिए, और कांग्रेस के लिए उसको रिगेन शब्द कहना होगा कि जैसा उसका संगठन कभी था उस लेवल पे लाने के लिए कोशिशें चल रही हैं। इसके बरक्स बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर वाजपेयी ने कही, लेकिन वो वाइज वर्जा दोनों तरफ लागू होती है कि इस कोविड काल में आर्थिक चुनौतियों के समय में जब सरकारों का खजाना खाली है, ऐसे में आप बहुत लोक लुभावन और वेलफेयरिज्म की पॉलिटिक्स पर नहीं जा सकते कि सौगातों की झड़ी लगा दें, ये हो जाएगा, बदल देंगे, बिल्कुल नहीं। ये चुनौती बीजेपी की भी है। इसीलिए आप देखते हैं कि अब बहुत उस तरह से एक संयमित, जितना आपकी चादर है पैर आप उतने ही फैला रहे हैं। तो ये चुनौती बीजेपी की भी उतनी ही है। कांग्रेस की मैं इससे थोड़ी कम आंकूंगा, क्योंकि ये सत्ताधारी दल के लिए, क्योंकि ये उथल पुथल का राजनीतिक वर्ष है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि 1.5 साल एक दूसरे दल की सरकार है, फिर उसके बाद एक सरकार आती है जिसका 15 वर्ष का कार्यकाल है। तो ये एक बार जनता के सामने भी दुविधा होगी कि वो किस तरह से क्या फैसला करे, और फिर पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म अटक रही है। कांग्रेस के लिए चुनौती उतनी नहीं है, लेकिन आपको फिर अपने तर्कश में नए तीर लाने पड़ेंगे। आप दोनों का जो घोषणा पत्र होगा उस पर बहुत बारीक निगाह रखनी होगी, और इसके बीच में संगठन से जो दोनों पार्टियां समझ रही हैं कि जिसका संगठन मजबूत बेड़ा उसका पार। जी शरद जी, दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो जनता के बीच भरोसा पैदा करने की। आप वेलफेयर स्कीम भी चलाती हैं, सरकारें सब करती रहती, फिर भी वो सत्ता से बाहर हो जाती हैं। तो फिर क्यों ऐसा होता है, एक बड़ा सवाल होता है। दोनों ही संगठन इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हमारा नीचे तक का कार्यकर्ता मजबूत होगा, हमारी बात को जमीन तक ले जाएगा, तो लोगों में भरोसा पैदा होगा हमारे प्रति, और भरोसा ही चुनाव जिताता है। आप ये मान लीजिए, ठीक बात। मेरा अपना आकलन है कि कभी भी कोई चुनाव घोषणाओं से नहीं जीते जा सकते, कभी भी कोई चुनाव आपकी विकास कार्यों से नहीं जीते जा सकते। उसमें बहुत बड़ी भूमिका कार्यकर्ता की होती है, पदाधिकारी की होती है, जो सीधे मतदाता के संपर्क में होता है। और दोनों दल अब इसी कोशिश में लगे हैं कि हम अपने संगठन को मजबूत करें, बूथ लेवल तक जाएं और लोगों से तक अपनी बात पहुंचाएं। अगर बात कोई पहुंचाने में सफल हो जाएगा तो उसे लगता है कि 2023 का मैदान वो मार ले जाएगा। मतलब ये मान ले पीसीसी का पुनर्गठन हो रहा है पौराणिक साहब की तरफ से। और एक चीज़ महत्वपूर्ण, मैंने पौराणिक जी एक छोटी टिप्पणी और चाहूँगा कि कमलनाथ जी चुप हैं, चुप वो पहले भी रहते हैं, लेकिन अभी उनकी बातें बढ़ चढ़कर कोई कहना, प्रहार करना, इससे वो दूर रखे हुए हैं। अरुण यादव और अजय सिंह जी का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा मलैया जी के सुपुत्र से वो गुफ्तगू करने के लिए राजदूत बन के पहुंचे थे अरुण यादव, और बड़ी मलैया जी ने उनको बुलाया था साहब। हाँ ठीक है सर, बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। जी जी जी, मलैया जी ने भी बुलाया, लेकिन अरुण यादव को बुलाया, तो क्या इसके मायने निकाले जाए। तो यानी कांग्रेस ने भी बहुत कुछ सीखा है, कैसे चलना है, अब बढ़ चढ़कर दावे नहीं करने हैं। बहुत इस पर एक छोटी टिप्पणी। कमलनाथ जी की कार्य करने की शैली वर्तमान में कांग्रेस के नेताओं से हटके बहुत हटके है सर जी। वो बोलते बहुत कम है और काम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, जो उनकी सरकार में रहते हुए लगा, और संगठन में भी वो नहीं, तो संगठन में कांग्रेस के नेता बड़बोले ज़्यादा हो जाते हैं। कमलनाथ उन चीज़ों से बचते हैं और बेहतर जो उनके पास लोग हैं उनका वो बेहतर उपयोग करने की कोशिश भी करते हैं। और मुझे लगता है कि आगे जो चुनाव होना है उसके लिए वो मलैया जी जैसे लोगों तक संपर्क, स्वाभाविक सी बात है कि उनको एक मजबूत नेता चाहिए, और बीजेपी के मलैया मजबूत नेता हैं भी, तो ये कोशिशें तो चलती रहेंगी। और कमलनाथ जी की यही खूबी है कि उन लोगों की तरफ वो हाथ बढ़ाते हैं जो अपना या जो दूसरे दल में है उसका साथ छोड़ने तैयार होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्या बीजेपी का मजबूत संगठन ये बात जान रहा है कि कुछ दरारें ऐसी हैं जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। जी डॉक्टर वाजपेयी। सर मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, नहीं तो बहुत गलत संदेश चला जाएगा। अरुण यादव जी मलैया जी से मिलने उनके घर गए थे। आपकी बात रिकॉर्ड में ले ली। हाँ सर, मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है साहब, आप लोगों की जुबान पे सरस्वती बैठती है तो हम ऐसा कह देते हैं, तो अरुण यादव जी अच्छे नेता हैं, ठीक है, लड़ेंगे तो क्या हुआ। जी योगेश जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। आपने संदीप जी का भी विश्लेषण सुना, और जिस धारा में हम गए कि ये बोलने का समय नहीं है, ये करके दिखाने का समय है। और इस समय कांग्रेस के जितने भी निष्णात नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिनमें आप भी एक बहुत अहम भूमिका है, और मैं बता भी दूं, डॉक्टर वाजपेयी तो परिचित हैं ही, लेकिन व्यूवर्स को बता दूं कि एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं योगेश जी। उनकी भाव प्रवण आंखें बताती भी हैं, और अभी उनका कहानी संग्रह भी आया। खैर ये विषय हम इस पर फिर बात कर लेंगे। जी योगेश जी। जी जी, मैं संदीप जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ जो उन्होंने कमलनाथ जी की एकाग्रता का बयान किया है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ की जो दुविधा है, और डॉक्टर हितेश वाजपेयी के शब्दों से भी ये बात प्रकट हो गई
कि अभी भारतीय जनता पार्टी का एक तबका जो डॉक्टर हितेश वाजपेयी जैसा प्रतिबद्ध और समर्पित है, वो सब भयावह और जिसको संशय की दृष्टि से देखा जा रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के आयातित लोग हैं, उनके कारण भारतीय जनता पार्टी का संघ कैडर आधारित जो तबका है, उनमें आप जयंत मलैया जी को भी गिन सकते हैं, उसमें बहुत प्रतिबद्ध लोगों को गिन सकते हैं, वो छिटकता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की मैदान से अरुण यादव जी गए छोड़ के, नहीं मैं आपको बतला रहा हूं, चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, मना कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से काबिज हो गए हैं, जो दूसरे दल के लोग भारतीय जनता पार्टी के मूल तत्व को समाप्त करके उस पर अपना चरित्र ढोल रहे हैं, जो जैसे ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ जो लोग गए, तो आप वो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी सवाल के तौर पे ले चलता हूं। भारतीय जनता पार्टी का मूल ही जो सबसे बड़ा संकट है वो इसी बात का है कि भारतीय जनता पार्टी रह पाएगी अथवा समाप्त हो जाएगी। बताइए सबसे बड़ा डॉक्टर वाजपेयी, ये सवाल एक दूसरे जी पूछा तो जाता है आपसे जी। मैं सहमत हूँ। देखिए क्या होता है, योगेश जी की दुविधा मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि अरुण यादव जी तो खुद भागे चुनाव से, लिख के दे के आए, पत्र आया उनका कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे कारण है। तो कभी आपने सोचा ये फसल किसको बेच के आए योगेश जी? तो मैं आपकी पीड़ा समझता हूं कि जब एक आपका बना बनाया कार्यकर्ता इस प्रकार से 11th आवर पे आपको छोड़ जाता है तो क्या होता है। और यही चीज़ मैं प्रश्न के रूप में रख रहा हूं कि साहब 2300 पदाधिकारी आपने हटाए योगेश जी, साल भर हो गया, कभी आपने सोचा कि भाई संगठन का गठन तो हो जिसकी नाव में बैठकर हम लोगों तक पहुंचेंगे। 90 आपके प्रवक्ता थे, 90 प्रवक्ता, 200-250 जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज, जो आता था कहते हैं उसको पत्र दे दिया जाता था। कौन देते थे मैं नामांकन नहीं करना चाहता। तो मेरा ये निवेदन है, क्या इस प्रकार के संगठन को, देखिए आपके पास एक कमलनाथ हैं, हम हर घर में कमल खिलाना चाहते हैं, हमारे पास पदाधिकारी बूथ तक जाना चाहते हैं। तो जब तक आप डिसेंट्रलाइज फंक्शनिंग नहीं करेंगे, कमलनाथ जी बहुत अच्छे कॉर्पोरेट नेता हो सकते हैं, लेकिन साहब आपके जनरल सेक्रेटरी सोचिए, पचौरी जी, रामेश्वर जी। एक छोटा सवाल मेरा इसमें ये है कि जैसा आप कह रहे हैं, मैं उससे सहमति जताते हुए ये अगर मानूं कि मलैया जी ने बुलाया था अरुण यादव जी को, तो सर बुलाने का औचित्य बहुत स्पष्ट नहीं करें, वो उनका विषय है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने तो हम निकालेंगे ना। नहीं सर, आप निकालिए, मैं तो बहुत लाइटर नोट में बोला, क्योंकि मलैया जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे बहुत बड़े भाई जैसे हैं और बहुत क्लोज हैं, आप भी जानते हैं। और मुझे मालूम है वो उनके पारिवारिक रीजंस हैं जिसकी वजह से उनके घर बैठने गए थे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव के कारण अरुण यादव जी नहीं जा पाए थे। और जयंत मलैया जी और सुभाष जी, उनके पिताजी, बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं, आपको ध्यान दो पटवा जी के कार्यकाल के समय से। तो इन लोगों के पारिवारिक संबंध हैं, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, पर फिर भी ठीक है, आप राजनीतिक नेता निकालिए। ये भी याद दिला दूं आपको कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय साहब भी कुछ कहते नजर आए थे कि मलैया परिवार संपर्क में है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है शरद जी कि हर महीने पौराणिक साहब आप भी दाद दीजिएगा, हर महीने कांग्रेस के कुछ एमएलए निकल के बाहर चले जाते हैं, हर महीने ये लगातार हो रहा है। और कमलनाथ जी भोपाल आ ही नहीं पाते हैं, ये भी लगातार हो रहा है। और सारे आपने फ्रूट्स एक ही बास्केट में रख दिए कमल जी, क्योंकि 2300 पदाधिकारी आपने समाप्त कर दिए पीसीसी में। तो क्या इन परिस्थितियों में आप बेहतर मानते हैं कि आप जनता की साख ले पाएंगे, जिसकी बात पुराणिक जी ने कही कि भाई पब्लिक साख किस पे दिखाए। एक चुनौती है, लेकिन ये चुनौती से जो सामना बेहतर तरीके से कर पाता है वही आगे बेहतर मुस्तकबिल और भविष्य की तरफ बढ़ पाता है। तो चुनौतियां हैं, बीजेपी के पास भी हैं चुनौतियां, बीजेपी से कुछ अधिक चुनौतियां कांग्रेस की हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां गफलत में रहना नहीं चाहती हैं, क्योंकि जब वो किसी गफलत की तरफ जाती हैं तो एक को 2018 याद आता है और एक को 2020 याद आता है, जब एक तरफ कोरोना दस्तक दे रहा था और एक तरफ अभूतपूर्व पॉलिटिकल संकट दस्तक दे रहा था। तो दोनों ही पार्टियों के लिए ये चोट बहुत ही ऐतिहासिक है और उनको ये भूलने नहीं देगी 2023 के चुनाव तक। जब तक हम भी शुभकामना देते हैं कि जो भी पार्टी हो सत्ता में आए वो, क्योंकि हमने भी ये नज़ारा मध्य प्रदेश में सर देखा नहीं था और हम भी विश करते हैं कि दोबारा कभी देखें भी नहीं। बहुमत की सरकार हो, मजबूत सरकार हो, जो जनता के पूरे भरोसे की सरकार हो और जो पूरे 5 साल का टेन्योर अपना पूरी ताकत से पूरा करे। तो ऐसी सरकार के हम आदी रहे हैं और बाइपोलर पॉलिटिक्स में ऐसी ही सरकारें हमने देखी हैं और अब तक इस तरह का उठा पड़क गणित ये हमने नहीं देखा है सर। शुभकामनाएं दोनों ही दलों को। बहुत धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी, धन्यवाद संदीप जी और धन्यवाद योगेश जी। आगे देखिए छत्तीस